तब बच्चों को थ्योरी ऑफ सप्लाई में ये समझ में आ गया था व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, when price increases the willingness of the seller is to sell more, and when price decreases the willingness of the seller is to sell less. रीजन एक ही होता है, प्राइस बढ़ेगा बाजार में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो लगभग सेम ही रहती है, हिज प्रॉफिट्स विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो आज हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे बच्चों जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। मेनी रीजंस कुड बी देयर, बट आपको मैं पहले 3 रीजंस पे ट्रेन करूंगा। तो आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिख लें, एरियाज वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई। ऐसी प्लेसेस जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा ही नहीं। तो पहले तो सब बच्चे मेरे को ये बता दें कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, if the नो सर। price happens to increase, the willingness of the seller will be to sell more. Yes or no, Chalan? And if price falls down, the willingness of the seller will be to sell less. But there लेस। are certain situations जहां पे ये कहानी बिल्कुल भी बच्चों अप्लाई होगी ही नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। लेट अस अंडरस्टैंड ये एरियाज कौन से हैं जहां पे ये मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। तो बच्चों मैंने गैप तो नहीं किया पढ़ाई में जरा भी, बट यहाँ पे गैप समझेंगे तो आसान हो जाएगा। 3 प्लेसेस आर देयर चिल्ड्रन। इसके अलावा भी आपके दिमाग में बहुत कुछ आ सकता है, आप लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे 3 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, जैसे सर मान लेते हैं कि आपने कोहिनूर डायमंड का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। कोहिनूर डायमंड का नाम सुना चला? कौन चुरा के ले गया था हमारे देश से उसको? कौन चुरा के ले गया था भाई? अंग्रेज चुरा के ले गए थे। क्यों चुरा के ले गए थे? कितने सैकड़ों कैरेट का वो हीरा है। अगर उसकी सप्लाई इंडिया में आज हो जाए तो आपकी मम्मी, आप, मैं, कोई भी खरीदना तो चाहेगा ही चाहेगा। और ये दुनिया में सिर्फ एक है। क्या बायर में बच्चों दुनिया में सिर्फ एक ही है? नो, बायर्स में भी मैनी नंबर। आई रिपीट, बायर्स में भी मैनी नंबर। तो ढेर सारे बायर्स होंगे इसके। आई रिपीट, इसके बायर्स ढेर सारे होंगे। तो बच्चों जब इसके बायर्स ढेर सारे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट क्या मेरे को बेच देगी? क्या भारत सरकार मेरी रिश्तेदार है? नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट कहे कि भाई आपसे सर कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, तो ये हीरा हम आपको ऐसे नहीं बेच सकते। मैंने कहा फिर आप कैसे बेचेंगे? कह रहे इसके लिए एक किटी पार्टी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? किटी पार्टी। और उस किटी पार्टी में ढेर सारे लोग आएंगे, और इस किटी पार्टी में ढेर सारे लोग अपनी अपनी प्राइस पे बोली लगाएंगे। आई रिपीट चलन, अपनी अपनी प्राइस पे बोली लगाएंगे। बोली लगाने का मतलब जो भोले भाले लोग होंगे वो बोलेंगे? नो, बोली लगाने का मतलब होता है बच्चों ऑक्शन बिडिंग। आपने सुना होगा, 100 रुपए, 150 रुपए, 180 रुपए, 180 एक, 180 दो, 180 3, भड़ाम, पता लगा जो हैमर था वही टूट गया। तो अब सब लोग अपनी अपनी बोली लगाएंगे। तो व्हाट विल हैपन? बोली स्टार्ट करते हैं, चलिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आई विश टू बाय दिस एट 1,000 करोड़ रुपीज। खोपड़े में बात गई। कुछ लोग कहेंगे सर रुपीज लेटस से 1,100 करोड़। कुछ लोग कहेंगे सर रुपीज 2,000 करोड़। बस अब इसके बाद कोई बोली लगा ही नहीं पा रहा है। तो मार्केट में इसका दाम बढ़ता जा रहा है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डायमंड बेच रही है बच्चों, इसकी सप्लाई बढ़ा सकती है? क्यों भाई? लॉ ऑफ सप्लाई में आपने क्या पढ़ा था? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो भाई प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई भी तो बढ़नी चाहिए। बट ये दुनिया में अवेलेबल ही सिंगल पीस है। तो प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, द क्वांटिटी सप्लाइड कैन नॉट चेंज। खोपड़े में बात गई बच्चों, समझ में आ गया? तो कोहिनूर हीरा तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमारी हैसियत के बाहर की बात है। हम कोहिनूर हीरे के साथ साथ बात कर सकते हैं चिल्ड्रन ओल्ड स्टैम्प्स की। एक शौक होता है लोगों को स्टैम्प्स कलेक्शन का, जिसको अंग्रेजी में नाम दिया जाता है, शायद मेरे को लोग बता पाए, फिलेटली। व्हाट?
फिलेटली, ये स्टैम्प्स कलेक्ट करने की हॉबी को बोलते हैं। कुछ लोग सो कॉल्ड और दूसरी तरीके की एंटीक पेंटिंग्स में बड़ा शौक रखते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई पेंटिंग्स अगर एंटीक हैं तो हमें मिल जाए। So those who are fond of philately, those who are fond of antique paintings, जब वो बिडिंग में जहां पे भी ऑक्शन वगैरह होता है बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, प्राइस बढ़ता जाता है चीजों का। आई रिपीट, प्राइस बढ़ता जाता है, बट क्या इनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है? नो। तो ये आपने डिमांड में भी पढ़ा था कि अगर आपकी मम्मी को डायमंड्स अच्छे लगते हैं और दाम बढ़ रहा है तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, कम नहीं खरीदेंगे। उसी को यहाँ रिवर्स एस्पेक्ट में पढ़ना है। तो अगर कोई हमारे पास एंटीक है, ओल्ड स्टैम्प्स है, कोई न्यू डायमंड टाइप चीज है बच्चों, इसकी मार्केट में सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ सकती, इररिस्पेक्टिव इसका प्राइस कितना भी बढ़ता जाए, बिकॉज इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक चीज हैंड इन हैंड आपको और बता देता हूं, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट याद है सबको? हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे डिमांड में इलास्टिसिटी का, कि प्राइस तो बढ़ रही है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो उसको क्या नाम देते थे, याद करिए बच्चों। परफेक्टली इनलास्टिक। गलत जवाब। परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस बढ़े या घटे द क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो अभी एक बार आपने यहां पे पढ़ा, इसी चीज को अभी आप दो बार और पढ़ेंगे बच्चों। ओके, चलो आगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी विलेजेस में होंगे। चिल्ड्रन, ना संभाल पा रहे हो तो मेरे को डोनेट कर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि हमारे कोई रिश्तेदार गांव में रहते हैं और वो फार्मर हैं। क्या है बच्चों? फार्मर। और वो मैंगो की खेती करते हैं। किस चीज की? मैंगो की। अगर मैंगो का प्राइस बाजार में 80 रुपीज है और उनके खेत में लगभग 1200 किलो मैंगो उगा, हाउ मच चिल्ड्रन? 1200, तो बाजार में बेचेंगे। अगर बाजार में किसी भी रीजन से प्राइस बढ़ के 95 हो जाता है, या कल को प्राइस घट के 70 हो जाए, क्या 95 रुपए की बढ़ी हुई प्राइस पे हमारे वो रिलेटिव ज्यादा मैंगो मार्केट में अवेलेबल करा पाएंगे बच्चों? नो। और अगर दाम घट गया है तो क्या वो मैंगो को 2-4 साल के लिए स्टोर कर लेंगे? नो। क्यों नहीं स्टोर कर पाएंगे? सर कोल्ड स्टोरेज में मैंगो रखेंगे ना, खराब हो जाएगा एकदम। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसमें बच्चों? एग्रीकल्चर। प्राइस बढ़े या घटे, हम इसका डिमांड सॉरी सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। क्या जमीन में फूकोगे, ये जमीन दाम बढ़ा हुआ है तुम और प्रोड्यूस करो इसको? जब नेक्स्ट सीजन आएगा, प्लॉइंग होगी, बुआई होगी, फिर हार्वेस्टिंग होगी, 2 4 6 8 महीने फसल उगेगी, तब मैंगो मिलेगा ना। क्या प्राइस बढ़ाने पे या बाजार में प्राइस बढ़ने पे आप मैंगो की और सप्लाई कर पाएंगे? नो। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में बच्चों, प्राइस कितना भी बढ़े या घटे, हम क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। बढ़ाना हमारे बस में नहीं है, रोक के हम रखेंगे नहीं। पोटेटो की बात है तो बात अलग है, पोटेटो तो आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो। बाकी 90% वेजिटेबल्स और खाने के सामान ऐसे हैं जिनको आप स्टोर करेंगे तो उनका टेस्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू वो खराब हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर प्राइस बढ़े या घटे, बढ़ा सकते नहीं क्योंकि सीजन फिर से आएगा तभी बढ़ेगा, और स्टोर करने में आपकी लागत और ज्यादा आएगी, और आप क्वांटिटी को कम तो डिलीवर करेंगे नहीं बाजार में। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? तो कोविड के पीरियड में कुछ चीजों की डिमांड बढ़ गई बाजार में और कुछ की डिमांड घट गई। जिनकी बढ़ी उनके दाम भी बढ़ गए, जिनकी घटी उनके दाम घट गए। कुछ दुकानदार सोच रहे हैं कि दाम घटा हुआ है, हिट स्प्रे अभी नहीं बेचेंगे, जब बढ़ेगा दाम तब बेचेंगे। बट क्या पोल्ट्री फॉर्म में, सॉरी, जहां पे दूध दुआ जाता है गैया का, क्या गैया भी कह रही है कोविड है तो मैं दूध नहीं दूंगी? नो, वो तो आपको एक्सट्रैक्ट करना ही करना है। तो देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस बढ़े या घटे, देयर क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो इसमें और इसमें एक डिफरेंस आपको नजर आएगा बच्चों। डायमंड का प्राइस अगर बढ़ रहा है तब भी आप उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। घटने पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो चीजें सोशल डिस्टिंक्शन की होती हैं उसका दाम हमेशा सोसाइटी में क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। तो यहां पे आप जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज के लिए बोलेंगे, द क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। बट एग्रीकल्चर के केस में आप बोथ साइड आंसर लिखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ गया, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आप क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकते, प्राइस घट गया
तो आप स्टॉक करके वेट करें बाद में बेचने को, ये पेरिशेबल कमोडिटी है। कौन सी कमोडिटी? आ रहे हैं उस पॉइंट पे अभी, तो आप इसको स्टोर ही नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और सर पेरिशेबल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए एग्रीकल्चर की बात अगर करेंगे तो उसमें मिल्क नहीं आएगा, बट बाकी सारी खाने पीने की सामान, फल सब्जी सब आ जाएगा। इज दैट क्लियर? पेरिशेबल की बात करेंगे तो खाने पीने का सामान तो आएगा ही आएगा, एज वेल एज मिल्क के अलावा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल, बट ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जूट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। क्या खाते हैं लोग जूट को? रस्सी बनती है ना, नारियल की रस्सी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे के सारे पेरिशेबल नहीं होते, और सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल भी नहीं होते। खाने पीने वाला जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सामान है, ओनली दैट इज पेरिशेबल इन नेचर। तो पेरिशेबल में भी आप सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई शैल अप्लाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग exceptions to law of supply shall not apply, shall not apply? स्मॉल ए बुक्स, खोपड़े में बात गई। स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो आपका आंसर क्या होगा? स्मॉल ए बुक्स, क्योंकि इस पे तो है एक्सेप्शन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो जूट की रस्सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बट पेरिशेबल नहीं है। तो अगर बाजार में जूट की रस्सी का कम दाम मिल रहा है तो हम स्टोर करके रखेंगे, कल को दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, तो उस पे बच्चों एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो आप यहां पे एग्रीकल्चर में ब्रैकेट में लिख लीजिए, ओनली ईटेबल्स विच पेरिश, ओनली ईटेबल्स विच पेरिश, नॉट अदर्स। समझ में आ गई तीनों बातें सबको भाई? कोई क्वेरी है तो आस्क। Yes, sir. Yes, sir. Let's continue further. So supply of old coins cannot be increased in response to higher prices, क्योंकि क्या इन सिक्कों को बनाना फिर से पॉसिबल है? नो। इसका एक No. बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जो आप साल में एक बार दीपावली में फील करते हैं चिल्ड्रन। किंग जॉर्ज, सुनाई पड़ी बात? क्वीन एलिजाबेथ, इनके बाजार में चांदी के कॉइन्स आते हैं। जब ब्रिटिश रूल था बच्चों तो सिक्का बनता ही चांदी का था। सर अब क्यों नहीं बनता? उस समय सिक्के पे 1 रुपए लिखा होता था। जितनी चांदी सिक्के के अंदर थी बच्चों, वो 80 पैसे की हुआ करती थी। 15-20 पैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो 1 रुपए के सिक्के को बनाने में 1 रुपए लगता था, और सिक्का लगभग 10 ग्राम के आसपास का होता था। आज 10 ग्राम चांदी हो गई 850-900 रुपए की। क्या वो सिक्का 1 रुपए में चलाना बाजार में अलाउड है? चुरमुरे वाले को आप दे दो, भैया 1 रुपए लाओ, एक चुरमुरा दे दो, चुरमुरा लगाएगा, आप एक बार बस एक चांदी का सिक्का दे दीजिए, मैं 10 बार चुरमुरा खिला दूंगा आपको। तो अब वो सिक्के के ऊपर तो 1 ही रुपए लिखा हुआ है, बट चांदी का प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़ गया। बढ़ इट्स जस्ट गया। लाइक दैट। आपकी दादी माँ जब ज्वेलरी खरीदती थी तो 22 कैरेट की ज्वेलरी बड़ी फैशन में थी। गोल्ड महंगा होता गया तो मम्मी का जमाना आते आते लोग 18 कैरेट पे शिफ्ट हो गए, और आपके जमाने में 14 कैरेट। आने वाले टाइम में 8 कैरेट की ज्वेलरी बिकेगी, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है। 75,000 रुपए, 73, 74, 74,000 रुपी 10 ग्राम। तो अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए लगभग 65,000 का तो गोल्ड है। 15,000 रुपए के आसपास मेकिंग और जीएसटी। 10 ग्राम का आर्टिकल कितने का पड़ेगा? 80,000 का। यही अगर आप टाटा मियाँ में जाके, तनिष्क मियाँ में 14 कैरेट की ज्वेलरी ले ले तो आपको 10 ग्राम का आर्टिकल पड़ेगा मुश्किल से 50,000 रुपए का। तो गोल्ड क्योंकि इतना महंगा होता जा रहा है, इसलिए अब जो ज्वेलरी बन रही है वो बहुत कम प्योरिटी की बन रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब उसको अफोर्ड नहीं कर रहे। तो इंडिपेंडेंस के काफी साल पहले तक, लगभग 1925-30 तक ये कॉइन्स मार्केट में चला करते थे, बट अब इनको चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डिनोमिनेशन कितना लिखा है? 1 रुपए, बट उसमें जो सिल्वर कंटेंट है वो कम से कम 900 रुपए का है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर की डिमांड तो बढ़ गई, बट उसकी सप्लाई बढ़ी नहीं, तो उनका प्राइस भी क्या हुआ बच्चों? बढ़ गया। तो आज अगर आप कॉइन इस तरह का बाजार में लेने जाते हैं, क्योंकि अब कॉइन्स बनते नहीं इस तरह के, तो ये एकदम एंटीक माने जाते हैं, गिफ्टिंग के लिए लोग यूज करते हैं। किसी के यहाँ शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, 2100 रुपए शगुन देना है तो उसको 3 कॉइन दे दो कम से कम।
तो सर क्या उनके पास कटोरा होगा? अरे ये कॉइन कटोरे में नहीं देना है। इज दैट क्लियर? तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी बट इनकी सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में ये कॉइन कुछ बन के आते थे ब्रिटेन से, इंडिया में आके इनको प्रोसेस किया जाता था, कोलकाता में इसकी मिंट हुआ करती थी। सर कोलकाता में ही क्यों मिंट लगाई गई? इट वॉज नियर विद द पोर्ट्स एंड ऑल दैट, इसीलिए मुंबई और कोलकाता में हमारे हार्बर्स को स्टैब्लिश किया गया। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई बात? यस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जब तक फिर से वो कंडीशन आ नहीं जाएगी, तब तक फिर से नेचुरल फैक्टर्स की वजह से मौसम नहीं लौट के आएगा, और जब तक वो क्लाइमेट आएगा नहीं, पैदावार इसकी बढ़ेगी नहीं। तो कभी कभी जब बचपन में थोड़ी अकल कम थी मेरे अंदर, जनवरी में मैं मम्मी से कहता था मैंगो खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी बोली मैंगो कहाँ से आएगा? अगर उस समय बता दी होती बेटा ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, तो मैं समझ गया हो। उन्होंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया, भाई अभी सीजन नहीं है। मैंने क्यों सीजन नहीं है? जून में तो आता है मैंगो, अप्रैल में तो आता है। बट आज बच्चों, पूरे 12 महीने हर चीज आपको मिलती है रियलिटी में। क्यों? हाइब्रिड क्रॉप्स हो गई हैं। तो मैंगो आपको जनवरी में मिलेगा, हो सकता है आपके शहर में ना आता हो, गो टू मुंबई, गो टू ऑस्ट्रेलिया, वहां पे मिल जाएगा। तो ये थ्योरीज तब लिखी गई थी जब हाइब्रिड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में नहीं होता था। एज ऑफ टुडे इस थ्योरी में ये पॉइंट एकदम बकवास साबित हो चुका है। तो अगर मॉडर्न लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें, जिसके रचयिता हम होंगे, समझ में आ गया, तो हम बोलेंगे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं, लेट ओनली सर्टन थिंग्स बी कांस्टेंट, ओनली certain things be constant. With the increase in price, some items will be having more willingness for the seller to be sold, and with the decrease in price, some items will be having less willingness. तो दुनिया तरक्की कर गई, ये डपोर्सन सिलेबस वाले आज तक तरक्की ना कर पाए। तो लैंड को फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है कब? अरे 100 साल पहले था। दुबई घूम के चले आओ, उन्होंने समुद्र के ऊपर पाम जुमेरा आइलैंड बना दिया है, तो क्या लैंड इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? नो। पहले 400 एकड़ की प्रॉपर्टी में एक बंगलो हुआ करता था, आज 400 एकड़ की प्रॉपर्टी में 2000 फ्लैट बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो टुडे कैन वी से जो थ्योरीज उस जमाने में एग्जिस्ट करती थी वो आज चल रही हैं? बिल्कुल नहीं चल रही हैं। खोपड़े में बात गई। तो एक टीचर ने 20 साल पहले अगर किसी से पूछा भाई कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर व्हाट, तो लोग बोलेंगे टाइपिंग, पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग। आज पूछा जाए कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग अदर देन पेरेंट्स। इज दैट क्लियर? तो चीजें बदलती रहती हैं। समझ में आ गया? 1970 में अगर आप बोलते कि भाई जिस फ्यूल में कार्बन होता है, क्या वो अच्छे फ्यूल की तरह काम करता है? बिल्कुल नहीं। कार्बन ज्यादा है तो कहां उसका कंबशन रेट हाई होगा? कंबशन रेट बहुत कम होगा। जब वो जलेगा नहीं तो एनर्जी कहां से देगा? एनर्जी नहीं देगा तो ठेंगा गाड़ी बढ़ेगी आगे। बट भाई सीएनजी फ्यूल देख लीजिए, बायोफ्यूल देख लीजिए, सब में कार्बन है और धनाधन फ्यूल की तरह चल रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई। तो मैग्नेटिज्म में जब तक रिपल्जन का प्रिंसिपल लोगों ने नहीं सीखा था, सिर्फ अट्रैक्शन सीखा था, तो ये कभी ध्यान ही नहीं आया कि हम मिसाइल को मैग्नेटिज्म की थ्योरी से भी लॉन्च कर सकते हैं। कैसे? मिसाइल के नीचे लगा दो नॉर्थ पोल, और जहां से लॉन्च करना है वहां लगाओ साउथ। इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड साउथ पोल। बटन ऑन करेंगे तो साउथ पोल जनरेट होगा, झट से वो आगे उसको फेंक देगा। तो जो फ्यूल स्टार्टिंग की लॉन्चिंग में मिसाइल या रॉकेट में लग रहा है वो काफी हद तक बच जाएगा। इफ आई से कि रॉकेट को प्रोपेल करने में, ऊपर ले जाने में, रॉकेट तो बहुत ऊपर जाएगा, चांद तक जाना है 3,46,000 कितने किलोमीटर। अगर उसको हम बात करें टोटल जर्नी में, ग्रेविटी की वजह से अपने आप घूमता है ना। मिशन मार्स, मिशन मंगल देखी होगी आपने फोटो, मतलब मूवी। भाई लोग समझ पा रहे हैं? चलिए कोई यस नहीं है, सर। जैसा यस कर दिया सर। उन्होंने पढ़ाई को। यस तो सर। उस मूवी में क्या दिखाया गया? भाई हाइड्रोजन फ्यूल से उसको लॉन्च करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल मान लीजिए टोटल लगना है 10,000 लीटर, जिसमें से 100 लीटर तो सिर्फ लॉन्चिंग में लग रहा है, 1%। अगर वहां मैग्नेटिज्म यूज कर लिया जाए तो 1% फ्यूल बचा लेंगे कि नहीं? और ऐसा अगर हमने 100 रॉकेट्स में बचा लिया तो एक रॉकेट की उड़ान फ्री हो गई। तो ये तब कॉन्सेप्ट आया जब लोग मैग्नेटिज्म का रिपल्जन का प्रिंसिपल समझे, ओरिजिनली ये नहीं था। तो थिंग्स वर देयर कि भाई रूम में एक एसी लगाओगे, रूम बड़ा है तो काम नहीं करेगा, बट किसी ने बोला साइड में पंखा लगा दो, तो वो एसी की हवा को सर्कुलेट करेगा, तो दो एसी का काम एक अच्छे एसी में हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये थ्योरीज बच्चों एकदम सही है। बट कल को जब आपका कहीं इंटरव्यू हो, आप किसी का इंटरव्यू लें, तो आपको प्रोफेसर वहां ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये थ्योरी उस जमाने में लिखी गई थी, तब उतनी साइंटिफिक स्टडी
थी नहीं। तो आज तो ये एकदम बकवास है, सप्लाई इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। मैं नहीं मानता इस बात को, एग्जाम में ना लिख के चले आना हम नहीं मानते, एक्सेप्शन नहीं है। फिर टीचर आपको ऐसे नंबर देगा, आप एक्सेप्शन बनेंगे क्लास में। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपको वही अनपढ़ चीजें लिखनी है जो किताब में लिखी हुई है। ठीक, चलते हैं आगे। पेरिशेबल प्रोडक्ट, मिल्क। अब मान लीजिए कि मोहल्ले में जो डेयरी वाला है, तबेले वाला, उसके पास 40 गायें थी, भैंस थी, वो दूध सप्लाई कर रहा था। एक तबेला और खुल गया, एक तबेला और खुल गया। लोग नहीं खुले, मतलब लोग नहीं उतने हुए जिनको मिल्क कंज्यूम करना है। तो भाई मिल्क का प्रोडक्शन मोहल्ले में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए तबेले वाला क्या करेगा, कम दाम पे मिल्क बेच देगा। तो कल को आपको इसी में मैं एक चीज पढ़ाऊंगा कि मिल्क जैसे प्रोडक्ट में अगर प्राइस गिरेगा भी तो सेलर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा बेचना। क्यों? इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं वापस जा रहा हूं अपने सो कॉल्ड उस प्रेजेंटेशन पे, और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आप सोच नहीं पा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब आप आंसर लिखेंगे गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, तो वन वे लिखना है, प्राइस बढ़ेगा बट इनकी सप्लाई बढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो टू वे आंसर होगा आपका। व्हाट? टू वे। कि अगर 80 रुपए का मैंगो बाजार में 95 में ही बिक रहा है, तब भी हम सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। और अगर मैंगो का दाम घट गया, तब भी हम कम नहीं करेंगे स्टोरेज फैसिलिटीज की वजह से। पेरिशेबल में आपका आंसर टू वे होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपका आंसर टू वे होगा। कैसा होगा टू वे? ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहां टू वे डिफरेंट है थोड़ा। इफ मिल्क इज सोल्ड एट 60 रुपी लीटर, द सेलर इज सेलिंग 1000 liters एवरी डे। हाउ मच? 1000। उसको लगा कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो मिल्क की डिमांड बढ़ेगी मिठाई वगैरह की डिमांड की वजह से, तो चलो 2 गायें और खरीद लेते हैं। उसने गाय और खरीद ली, और 2 गायें मिला के दिन भर में 50 लीटर दूध और दे रही है। तो अब वो कितना सप्लाई कर पाएगा? 1050। बट कुछ लोग मोहल्ले के घूमने चले गए और बोल गए दूध वाले को, मुन्ना भैया हमारे यहाँ 1 हफ्ता दूध नहीं आएगा। तो लोगों की नीड कम हो गई। अब मुन्ना भैया के पास जो 1000 लीटर के दिन भर के कस्टमर थे, वो बचे 900 लीटर के। 100 लीटर वाले कस्टमर तो घूमने चले गए। अब वो कह रहे 10 दिन हमको दूध नहीं चाहिए। और मुन्ना भैया गलती से 2 गाय और खरीद लिए थे, 50 लीटर दूध और बढ़ गया। इज दैट क्लियर? तो टोटल 150 लीटर का सरप्लस हो गया। अब बेचारे को बेचना है तो क्या करे, कस्टमर तो है नहीं बाजार में। कहेगा 52 रुपए में बेच दो कम से कम, क्योंकि फेंकेगा तो जीरो। और 1 लीटर दूध की कॉस्ट, गैया की कॉस्ट, जो चारा वगैरह उसको खिलाए, सब मिला के 25 रुपए आती है। तो मुन्ना भैया 60 में बेच रहे थे, अब कितने में बेचेंगे? 52 रुपए में। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा टू वे आंसर में क्या है बच्चों। आपने यहां पे टू वे आंसर क्या लिखा, प्राइस बढ़ेगा तब भी सप्लाई उतनी, प्राइस घटेगा तब भी सप्लाई उतनी। यहां तो आंसर ही वन वे है आपका, कि प्राइस बढ़ने पे भी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। प्राइस अगर घट भी जाएगी, हो सकता है आपको ज्यादा बेचना पड़े ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। ये वर्ड लिखना है, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी यू मे बी विलिंग टू सेल मोर इवन एट लोअर प्राइस। आई रिपीट, इवन एट लोअर प्राइस। समझ गए इस बात को? समझ गए? तो यहां पे लिख जरूर ले 52 के आगे इवन, सॉरी सॉरी सॉरी, लोअर प्राइस पे आप क्यों ज्यादा बेच रहे हैं? ड्यू टू स्टोरेज फैसिलिटी या पुअर स्टोरेज फैसिलिटी। याद रहेगा कैसे आंसर करना है बच्चों? क्योंकि देखने में आपको तीनों एक जैसे लग रहे हैं, बट तीनों अलग अलग हैं। फिर से सुन लीजिए, यहां पे सिर्फ आपको ये बताना है कि प्राइस के बढ़ने से भी सेलर ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा। यहां पे बताना है प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी सप्लाइड शैल रिमेन कांस्टेंट। यहां पे क्या बताना है, प्राइस घटने पे हम ज्यादा बेचेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस घटने में वी विल सेल लेस, बट यहां पे क्या बोल रहे हैं, प्राइस घटने में वी आर सेलिंग मोर। तो समझ में आ गया क्या लॉ ऑफ सप्लाई यहां फॉलो हो रही है बच्चों? नहीं हो रही है, उसका उल्टा चल रहा है। सर यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रही है, बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है। झटपट लिख लें इसको, क्वेरी है तो। पीपल अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? समझ में आ गए सारे एग्जांपल्स? Yes, sir. एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? तो इसी के साथ एक्सेप्शन होता है।